दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले आरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। इसमें हम भारतीय इतिहास खंड के अंतर्गत आधुनिक भारत के इतिहास में संविधान सभा, अंतरिम सरकार का गठन तथा भारत विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और कुछ अन्य नए तथ्य जो हैं परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण उन तथ्यों को भी जान सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों संविधान सभा 1946 से। देखिए प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन देखिए स्वराज पार्टी ने 1935 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में और सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। तो सही उत्तर है स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना के लिए संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का विचार जो है ये कांग्रेस पार्टी ने 1936 में रखा था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों संविधान सभा के सिद्धांत के दर्शन सबसे पहले 1895 के स्वराज विधेयक में होते हैं, जिसको कि लोकमान्य तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। 20वीं सदी में इस विचार की ओर सबसे पहले संकेत महात्मा गांधी ने किया, जब उन्होंने वर्ष 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा। और वर्ष 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की। इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन एम.एन. राय ने किया और इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसके बाद दिसंबर 1936 के कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई। और आप जान लीजिए कि यदि स्वराज पार्टी ने 1934 में होता तो यही विकल्प जो है सही होता, क्योंकि 1934 में रांची में गठित स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के गठन की सबसे पहले मांग की थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया। ऑप्शन है साइमन कमीशन, राजाजी फार्मूला, कैबिनेट मिशन योजना या बेबेल योजना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, कैबिनेट मिशन प्लान। दोस्तों आप जान लीजिए भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार कैबिनेट मिशन योजना से आया था। और आप जान लीजिए कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था और भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था, 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली आया। और इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ए.वी. अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स शामिल थे। और मिशन के प्रस्तावों के अनुसार संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाना था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 11 लाख व्यक्ति या 12 लाख। तो सही उत्तर है 10 लाख व्यक्ति। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के तहत ये व्यवस्था थी कि संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाएंगे। मतदाताओं के केवल 3 वर्ग माने गए थे, आम, मुस्लिम और सिख, केवल पंजाब में। अगला प्रश्न है दोस्तों इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर।
तो सही उत्तर है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और आप जान लीजिए संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन 9 से 23 दिसंबर 1946 में सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना अस्थायी अध्यक्ष चुना था। अब आइए अंतरिम सरकार से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था? आपको बताना है। ऑप्शन है फजलुल हक, खिज्र हयात खां, लियाकत अली खां या गजनफर अली खां। तो सही उत्तर है दोस्तों नेहरू की इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में वित्त मंत्री लियाकत अली खां थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 1946 में लॉर्ड वेवेल के बहुत कहने सुनने पर मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए राजी हुई और अक्टूबर 1946 में लीग के 5 सदस्य सरकार में शामिल हो गए। लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया, जिन्होंने नया बजट प्रस्तुत करते समय उद्योगपतियों और व्यापारियों पर अत्यधिक कर लगाए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2, 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली खां, अबुल कलाम आज़ाद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सही उत्तर है लियाकत अली खां और अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों यहाँ पर दो उत्तर बी और सी दोनों ही सही हो जाएंगे। क्यों? आप देख सकते हैं कि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में अबुल कलाम आज़ाद मंत्री नहीं थे। इस सरकार में शामिल होने वाले 12 कांग्रेसी मंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, राजगोपालाचारी, शरद चंद्र बोस, डॉक्टर जान मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सर सफ़ात अहमद खां, जगजीवन राम, सैयद अली जहीर और सी.एच. भाभा। हालांकि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में लियाकत अली प्रारंभ में शामिल नहीं थे और लियाकत अली सहित 5 सदस्यों को 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री बनाया गया, जिसके कारण 3 कांग्रेसी सदस्यों सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और सर सफ़ात अहमद खां को हटना पड़ा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि दोस्तों मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया था? तो ऑप्शन है 13 अगस्त 1946, 14 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1946 या 16 अगस्त 1946। तो सही उत्तर है 16 अगस्त 1946 को। दोस्तों याद रखिएगा 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस के लिए सुनिश्चित की गई। वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की और उक्त तिथि को दंगे फैलाना और आतंक का माहौल बनाकर ये प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते और इस कार्रवाई में नोआखाली क्षेत्र दंगे का प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और इंडियन लीग। और इन संस्थाओं की स्थापना वर्ष के सही कालानुक्रम को व्यवस्थित करना है। तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 और इंडियन लीग 1875। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर 1, 2, 3, 4 यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर से इस तथ्य को देख लेते हैं दोस्तों। बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना 1836 में, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में और आप जान लीजिए इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुई थी। आइए अब भारत का विभाजन और स्वतंत्रता से संबंधित प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी थी? ऑप्शन है क्रिप्स योजना, बेबल योजना, माउंटबेटन योजना या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों
माउंटबेटन योजना। आप जान लीजिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने बेविल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया, जिन्होंने 24 मार्च 1947 को वायसराय का पद ग्रहण किया। इसके अलावा इनका उद्देश्य भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देना था। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया। और आप जान लीजिए लगभग 2 माह चली वार्ताओं के बाद माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विभाजन ही एकमात्र विकल्प है। अतः उन्होंने इटली के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की, जिसे माउंटबेटन प्लान या माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था कब? ऑप्शन देख लेते हैं। जनवरी 1947, जुलाई 1947, अगस्त 1947 या अगस्त 1946 में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर अगस्त 1947 में। आप जान लीजिए दोस्तों द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है ये 1947 में, अगस्त 1947 में पारित किया गया था। और आप जान लीजिए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कब ये पारित हुआ था। ऑप्शन देखिए, जनवरी 1947, जुलाई 1947, अगस्त 1947 या अगस्त 1946। तो सही उत्तर जुलाई 1947 में। दोस्तों आप जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पारित किया गया था। तो याद रखिएगा जुलाई 1947 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और इस अधिनियम में भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई। और ये अधिनियम दोस्तों 18 जुलाई 1947 से प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब से प्रभावी हुआ था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है जुलाई 18, 1947 को। तो याद रखिएगा दोस्तों जो भारतीय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ये 18 जुलाई 1947 से प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप जानते हैं सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी सही उत्तर है। दोस्तों आप देख सकते हैं सी राजगोपालाचारी 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे और 1952 से 1954 तक वे मद्रास यानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे थे। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, आपको बताना है। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जेबी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पट्टाभी सीतारमैया। तो सही उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता आचार्य जेबी कृपलानी ने किया था। याद रखिएगा भारत विभाजन के समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये नवंबर 1946 में आयोजित मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। अब आइए भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर 2 कथन आपके दिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही। और लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये आपका सही नहीं है। आप देखिए केवल कथन एक सही है, तो केवल एक ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। और आप जान लीजिए दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सबसे पहले कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। ये सर्वोच्च न्यायालय 1774 में गठित किया गया और एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश तथा चेम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे।
अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ कराने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है एचिसन आयोग, हाउस आयोग, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा। दोस्तों आप जान लीजिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने 1918 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। रिपोर्ट में ये भी अनुशंसा की गई थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए और भारतीय सिविल सेवा के 1/3 पद जो हैं वो भारतीयों के लिए आरक्षित होने चाहिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की संस्तुति के आधार पर ही 1922 से सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सूची 1 में आपके दिए गए हैं नियंत्रण परिषद की स्थापना। तो आप जान लीजिए, नियंत्रण परिषद की स्थापना जो है ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा की गई। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो आप जानते हैं नियामक अधिनियम या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति तो चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। और आप जान लीजिए, गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति ये चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा, यानी ऑप्शन डी का चौथा। तो 2 1 3 4 2 1 3 4 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और आप जान लीजिए दोस्तों कि कंपनी के वाणिज्यिक विषयों को छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधित मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड या कंट्रोल बोर्ड के अधीन कर दिया गया। ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा की गई थी। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने, बसने और कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। और कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी विधि सदस्य चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया था चार्टर अधिनियम 1833 में। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का, 1853 का या फिर 1873 का चार्टर अधिनियम? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1813 का चार्टर अधिनियम। दोस्तों 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए और भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। तो याद रखिएगा, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ जो वाणिज्यिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया था? 1832, 1833, 1834 या 1835 में? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर 1834, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों चार्टर एक्ट 1833 के तहत 14 नवंबर 1834 को बंगाल का विभाजन करके चौथी प्रेसिडेंसी आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया और अन्य 3 प्रेसिडेंसी बंगाल, बॉम्बे और मद्रास थीं। आगरा प्रेसिडेंसी का गवर्नर C.T. मेटकाफ को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑप्शन है 1833 का चार्टर एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 हो जाएगा।
तो आप जान लीजिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और दोस्तों देखिए 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई और ये अध्यादेश अधिकाधिक 6 माह तक लागू रह सकते थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद या इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया था? ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ब्रिटिश काल के दौरान भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया था और इस अधिनियम के द्वारा ही भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया और राज्य में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत ये 1862, सही उत्तर 1862 होगा। और आप जान लीजिए बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना 1862 में हुई थी। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? ऑप्शन है रामगढ़ अधिवेशन 1940, लखनऊ अधिवेशन 1936। तो ये आपका बिल्कुल सही है। फैजपुर अधिवेशन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लखनऊ अधिवेशन। दोस्तों आप जान लीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। अगला प्रश्न है और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का चार्टर कहा था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. जिन्ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर जवाहरलाल नेहरू। आप देख सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार या दास्ता का आज्ञा पत्र बताते हुए उसकी कठोर आलोचना की थी और ब्रिटिश शासन के पूरे इतिहास में 1935 का अधिनियम सबसे लंबा प्रलेख था। इसमें 14 भाग, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। और ये जो प्रश्न हैं आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए और भारतीय इतिहास विषय से आयोजित टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए। और आप जान लीजिए कि जो ये प्रश्न हैं आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। किसी प्रकार का कोई संशय या संदेह हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कोई आपका प्रश्न हो तो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम या जो है इस चैनल के माध्यम से हमको अवगत कराइएगा। हम कोशिश करेंगे कि उसका जल्द से जल्द समाधान दिया जा सके। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।